irrigation management of class 8 science NCERT book. So if you haven't seen those videos, my first and second part of this chapter, please visit the link given below in the description and have a look. So let's start the chapter without wasting any time. लास्ट वीडियो में हमने एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स पढ़ा हुआ था. इस वीडियो में हम पढ़ते हैं कि सिंचाई के बारे में. अगला प्रोसेस जो आता है सिंचाई का. तो व्हाट इज इरिगेशन? फर्स्ट क्वेश्चन दिस फ्रॉम दिस टॉपिक इज व्हाट इज इरिगेशन. इरिगेशन होता क्या है? तो इस टॉपिक को पढ़ते जाइए, मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते जाता हूँ. ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव. हमें जैसे पता है सारे जीव जंतुओं को पानी चाहिए जीने के लिए, क्योंकि वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स ऑफ प्लांट. क्योंकि पानी बहुत जरूरी है किसके लिए? फ्लावर्स के लिए, फ्रूट्स के लिए, सीड्स के लिए. प्रॉपर ग्रो कर सकें ये, इनके लिए वाटर, पानी बहुत जरूरी है. वाटर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट. जो पानी होता है वो पौधों के जड़ में इकट्ठा होता है. अलॉन्ग विथ वाटर, पानी के साथ साथ मिनरल, फर्टिलाइजर और ऑल्सो एब्जॉर्ब, मतलब कि पानी के साथ साथ मिनरल्स और उर्वरक भी सीड के रूट में, मतलब कि प्लांट के रूट में इकट्ठा होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं. प्लांट कंटेन नियरली 90% ऑफ वाटर. जो प्लांट होते हैं वो लगभग 90% पानी एब्जॉर्ब करते हैं. पानी जरूरी इसलिए होता है ताकि जो सीड्स हैं वो अंकुरित तभी होते हैं जब उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी मिलेगी. न्यूट्रिएंट डिसॉल्व इन वाटर गेट ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट. जो न्यूट्रिएंट्स जो पानी में मिले होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, मतलब पौधों के सारे पार्ट्स में एक एक करके ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो कि पौधों के ग्रोथ के लिए मदद करती है. वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट. जो पानी होता है वो पौधों को ठंड से और गर्म हवाओं से भी बचाता है. टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली. हमें मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए और पौधों के उचित, मतलब कि प्रॉपर ग्रोथ के लिए हमें पानी को, जो मिट्टी को, पौधों को, फसल को अपने समय समय पर इरिगेशन करना पड़ता है, इरिगेट करना पड़ता है. इरिगेशन होता क्या है? डिफिनेशन यहाँ पे दी गई है कि द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन. जो हम पानी पहुंचाते हैं अपने फसल पे समय समय पर, उसी प्रोसेस को हम इरिगेशन कहते हैं. और ये जो इरिगेशन का प्रोसेस होता है वो हर फसल में अलग होता है, मिट्टी में अलग होता है, हर मिट्टी में अलग होता है और सीजन बाय सीजन अलग होता जाता है. जैसे अगर हम गेहूं की खेती कर रहे हैं, वीट की खेती कर रहे हैं, तो उसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, मतलब उसमें हम 2 या 1-2 पानी भी दे देंगे तो चलेगा. लेकिन वहीं अगर हम धान की, पैडी की खेती कर रहे हैं तो उसमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. तो अलग अलग फसलों को अलग अलग मात्रा में पानी चाहिए होता है. सॉइल टू सॉइल, मिट्टी से अलग अलग मिट्टी, जैसे जिस मिट्टी में नमी है तो वहाँ हमें पानी कम चाहिए होता है, लेकिन जो मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखी है तो वहाँ पानी देने की ज़रूरत ज़्यादा है. सीजन टू सीजन, अगर बरसात के मौसम में हमने फसल उगाया है तो वहाँ पे हमें पानी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बरसात से पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाता है. लेकिन वही अगर हमने गर्मियों में कोई फसल उगा रहे हैं तो वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जो पानी होते भी हैं, जो रूट अपने में एब्जॉर्ब किया रहता है पानी, वो एवापोरेट हो जाता है, मतलब कि इतनी गर्मी पड़ती है कि वो एवापोरेट हो जाता है. तो हमें वहाँ वो अपने क्रॉप को वाटर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. अब जान लेते हैं कि इरिगेशन के, सिंचाई के कौन कौन से सोर्स हैं, कहाँ कहाँ से हम अपने खेतों को, अपने फसलों को पानी दे सकते हैं. तो बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं. वेल्स, कुएं से, ट्यूबवेल से, तालाब से और नदियों से, बांध से, नहर से हम पानी निकाल के इरिगेट कर सकते हैं अपने फसलों को. तो अब देख लेते हैं, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन, मतलब कि जो कॉमनली 2 मेथड ही होते हैं इरिगेशन की, सिंचाई के. पहला तो एक तो होता है कि जो पुराने जमाने से करते आए हैं, ट्रेडिशनल मेथड हमारा. दूसरा हमारा मॉडर्न मेथड है. पहला पढ़ लेते हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन. ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन क्या होता है? जो हम पानी को कुएं से, नहर से, नदियों से, बांधों से निकाल के अपने फसल में डालते हैं मैनुअली या किसी एनिमल्स की मदद से, उसे हम ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन कहते हैं. इस ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन में कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज, मतलब या तो गाय भैंस या जो भी चीजें हमारे यहाँ जानवर हैं, या तो इंसानों की जो मतलब मसल पावर होती है, वो यूज होता है इस टाइप ऑफ इरिगेशन में. हम इसे 4 तरीके से कर सकते हैं. पहला है मोट पुली सिस्टम जिसे हम कहते हैं. मोट क्या होता है? आप देख लीजिए फर्स्ट फिगर में एक लंबी रस्सी है जो कि पुली से अटैच है और दूसरा एंड उसमें बाल्टी लगी हुई है. जैसे ही बाल्टी नीचे जाती है कुएं में, जो जानवर इस रस्सी से बंधा हुआ है वो खींचता है रस्सी को, और जिससे पानी ऊपर आ जाता है और उसे हम बाल्टी से निकाल के आसानी से अपने पौधों पे डाल सकते हैं. दूसरा होता है चेन पंप. चेन पंप क्या होता है? चेन पंप 2 बड़े बड़े पहिए होते हैं और उन पहियों में चेन लगाए गए रहते हैं और चेन में बाल्टी कनेक्ट की गई रहती है. जैसे पहिए चलते हैं
एक पहिया पानी में रहता है और एक पहिया ऊपर रहता है। जो पानी वाला पहिया रहता है वो जैसे ही घूमता है, ऊपर वाला और नीचे वाला जैसे ही पहिया घूमता है, तो वो बाल्टी जो चेन से कनेक्ट रहती है वो पानी लेके ऊपर आ जाती है। आप फिगर से देख सकते हैं चेन पंप को। ये जो चेन दिख रही है, ये चेन आपको जाएगी पानी में, पानी निकाल के फिर वापस ले आएगी, तो इसे हम चेन पंप भी कहते हैं। थर्ड डेकली सिस्टम होता है। डेकली सिस्टम का फिगर आप यहाँ पे देख लीजिए। डेकली सिस्टम में एक तरफ एक बम्बू लगाते हैं और बम्बू की एक तरफ क्या होता है कि बहुत ज्यादा वजन रखते हैं और दूसरी तरफ बाल्टी को कनेक्ट करते हैं। जहाँ बाल्टी जिस तरफ क्या रहती है, बंधी होती है, उसको जैसे ही हम झुकाते हैं वो कुएं में जाता है, पानी निकालता है और फिर हम उसे रिलीज करते हैं तो वो बाल्टी से पानी निकाल के ले आता है, जिससे क्या होता है उस बाल्टी से हम अपने पौधों को आसानी से सिंचाई कर सकते हैं। चौथा राहत सिस्टम है। राहत सिस्टम का फिगर आप देख लीजिए। एक बैल है जो कि गोल गोल एक खंबे से मतलब एक पोल से बंधा हुआ है और वो गोल गोल घूम रहा है। इससे क्या होता है, जैसे जैसे ये गोल गोल घूमेगा उस तरफ जो बड़े बड़े पहिए लगे हैं वो भी घूमेंगे और पहियों से पानी उठा के लेके आएगी और हमारे खेतों पे क्या करेगी, सिंचाई कर देगी। जो या तो हम क्या बोलते हैं नाले टाइप के बनाए हो जिसमें पानी जाता हो, बाल्टी से गिरता हो और सीधा हमारे खेतों तक पहुंच जाता हो, तो इसे हम राहत सिस्टम कहते हैं। आमतौर पे अब क्या यूज होते हैं, पंप्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर। आमतौर पे अब पानी निकालने के लिए पंप का यूज होता है, जो कि पंप किससे चलते हैं, डीजल से चलते हैं, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी बिजली से चलते हैं या तो सोलर एनर्जी से ये पंप चलते हैं। अब देख लेते हैं मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, जो अब हम पानियों को सिंचाई करने के लिए मतलब कि पौधों की सिंचाई करने के लिए जो हम अब मेथड यूज करते हैं उसको देख लेते हैं। तो इसमें दो सिस्टम होते हैं, एक स्प्रिंकलर सिस्टम होता है, एक ड्रिप सिस्टम होता है। अब एनसीईआरटी बुक में बहुत ही लॉन्ग दिया गया है, मैं आपको शॉर्ट करके दे रहा हूँ। ये देख लीजिए स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है, डेफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है। तो स्प्रिंकलर सिस्टम में आपको समझा देता हूँ। स्प्रिंकलर सिस्टम में देख सकते हैं आप फिगर में, बारिश के फव्वारे की तरह एक स्प्रिंकलर से पानी निकल रहा है जो कि हर पौधों तक पहुंच जाता है, और ये जो स्प्रिंकलर होता है वो मेन पाइप से जुड़ा रहता है जिसमें से पानी ट्रांसपोर्ट करती है। तो ये हो गया हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम। हम ड्रिप सिस्टम देख लेते हैं। ड्रिप सिस्टम क्या होता है, ड्रिप से ही, इस वर्ड से ही हमें पता चल रहा है पानी जो होता है वो प्लांट को ड्रॉप ड्रॉप में मिलेगा। मतलब हर पौधे पे क्या होता है, हर पौधे तक जो ड्रॉपर रहता है वो हर पौधे के पास जुड़ा रहता है मेन पाइप से, और जैसे ही मेन पाइप में पानी आता है वो हर पौधों तक ड्रॉप ड्रॉप करके पहुंच जाता है। ये मेथड बहुत ही ज्यादा, ये दोनों मेथड बहुत ज्यादा यूजफुल है क्योंकि इससे पानी बचते हैं और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो उर्वरक हमने अपनी मिट्टी में अपने पौधों पे मिलाया हुआ है वो बहते नहीं है सिस्टम से। अगला देख लेते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या होते हैं पहले मैं आपको बता दूं। जो हमारे फसल के साथ अनचाहे पौधे उग जाते हैं उन्हीं को वीड्स कहते हैं। तो वीड्स की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख लीजिए। इन अ फील्ड, हमारे खेतों में, मेनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप। फसल के साथ बहुत सारे अनचाहे पौधे भी उग जाते हैं, इन्हीं अनचाहे पौधों को हम वीड्स कहते हैं। और द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। इस वीड्स को निकालने की प्रक्रिया को हम वीडिंग कहते हैं। वीडिंग क्यों जरूरी है, वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कम्पीट विद द क्रॉप प्लांट फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट। वीडिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि जो वीड्स होते हैं वो हमारे फसल में, वीड्स हमें तो कोई फल फूल देते नहीं है, लेकिन जो हमारे फसल है जिससे हमें मतलब कि क्रॉप जो हमारे हैं जिससे हमें फूड मिलता है, तो उन पौधों के साथ, क्रॉप के पौधों के साथ ही कंपटीशन करते हैं वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, सनलाइट के लिए, जिससे हमारे पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए हम वीडिंग करना बहुत जरूरी है, इन अनडिजायरेबल प्लांट्स को निकालना बहुत जरूरी है। अब ये निकलते कैसे हैं, तो इसके दो तीन मेथड है। पहला मेथड है टीलिंग, मतलब जुताई करके हम जो अनचाहे पौधे उसको निकाल सकते हैं। मतलब हम क्रॉप करने मतलब कि बुआई करने से पहले हम अपने खेतों को क्या कर दें, एक बार जुतवा दें, जिससे जो अनचाहे पौधे होते हैं वो निकल जाए, जड़ से निकल जाए और वो मिट्टी में मिल जाए, जो कि हमें बाद में न्यूट्रिएंट्स भी देते हैं। वो डेड हो जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, मैन्योर बन जाते हैं, और वो हमें क्या करते हैं, बहुत फायदा करते हैं हमारे फसलों के लिए। एक और मेथड होता है द मैनुअल मेथड, मतलब कि हम हाथों से मतलब खुरपी का प्रयोग करके भी वीड्स को एक एक करके निकाल सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है और बहुत मेहनत भी इसमें लगती है। एक बहुत ही इफेक्टिव मेथड है जो कि येलो कलर से हाईलाइट है, आप देख सकते हैं कि वीडिंग मतलब कि वीड्स को निकालने के लिए एक बहुत ही हम अच्छा मेथड यूज करते हैं, उसे हम कहते हैं वीडिसाइड्स। केमिकल का यूज करते हैं, जैसे हम फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं अपने पौधों को बढ़ाने के लिए, न्यूट्रिएंट्स देने के लिए, वैसे ही हम अनचाहे पौधों को मारने के लिए वीडिसाइड्स केमिकल का यूज करते हैं। मार्केट में बहुत सारे वीडिसाइड्स अवेलेबल हैं, हम जिससे हम अपने पौधों को निकाल मतलब कि जो अनचाहे पौधे जो हमारे क्रॉप के साथ उग गए हैं उनको हम निकाल सकते हैं। वीडिसाइड्स क्या होते हैं, स्प्रे किए जाते हैं पूरे खेत में, जिससे ये हमारे फसलों को डैमेज नहीं करते, केवल जो वीड्स होते हैं वो इनसे मर जाते हैं। तो वीडिसाइड्स का बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है फार्मर्स पे। तो फार्मर्स जो इसे स्प्रे करते हैं वो ग्लव्स का यूज करते हैं और मुंह में कोई कपड़ा, नाक में कोई कपड़ा बांध लेते हैं, जिससे ये जो केमिकल है वो उन्हें। दिस इज द लास्ट सेकंड टॉपिक, हार्वेस्टिंग, किसी भी फसल की कटाई। तो
हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इंपॉर्टेंट टास्क। किसी भी फसल की कटाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है फसल के प्रक्रिया में, पूरे फसल उगाने की प्रक्रिया में। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। ये डिफिनेशन है हार्वेस्टिंग की, जो आपको येलो हाईलाइटेड में दिख रही है। ये हार्वेस्टिंग की डिफिनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में हार्वेस्टिंग की डिफिनेशन आती है। तो किसी भी फसल की कटाई जब वो पक जाती है, उसके बाद जब हम उसे कटाई करते हैं उसे हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। हार्वेस्टिंग में क्या होता है, फसल को खींच लिया जाता है, उखाड़ लिया जाता है, या जमीन के सतह से जितना नीचे हो सकता है उतने नीचे से हम उसे काटते हैं। यही होती है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में यही होता है। इट यूजुअली टेक्स 3 और 4 मंथ्स फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। किसी भी अनाज वाले फसल को 3 या 4 महीने लगते हैं उसे पकने में। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज ज्यादा डन मैनुअली बाय सिकल और बाय ए मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। हमारे देश में जो कटाई होती है वो या तो जो हम हाथों से करते हैं हसुए की मदद से, या हम मशीन से करते हैं हार्वेस्टर की मदद से। अगर आपने हार्वेस्टर नहीं देखा तो देख लीजिए, दिस इज द हार्वेस्टर। ये मशीन होती है जिससे हम कटाई करते हैं। जो कटी हुई फसल होती है, इन द हार्वेस्टेड क्रॉप जो कटी हुई फसल रहती है, द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड। अनाज क्या होता है, अनाज को जरूरत होता है कि उसको जो हमारी जो पूरी फसल है, जो कटी हुई फसल है, उसमें से हमें अनाज निकालना पड़ता है और भूसे को अलग करना पड़ता है। जो वेस्ट पार्ट है उसका, उसको अलग करना पड़ता है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। तो हमारे पास थ्रेसिंग की भी डिफिनेशन हो गई। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन सीड्स फ्रॉम द chaff इज कॉल्ड थ्रेसिंग। This is carried out with the help of a machine called combine, which is in fact a combined harvester and thresher। ये एक मशीन के द्वारा किया जाता है और मशीन का नाम होता है कंबाइन। कंबाइन मतलब मिलाकर। किस चीज की मिलावट होती है इसमें, हार्वेस्टर की भी, मतलब कटाई भी होती है, और थ्रेसर भी होता है उसमें, कि हम अनाज को और भूसे को अलग भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे कंबाइन मशीन देख सकते हैं, दिस इज अ कंबाइन मशीन। ये हार्वेस्टर भी है और थ्रेसिंग का भी काम कर लेता है। फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाप बाय विनोइंग। वो किसान जिनके पास बहुत ही कम जमीनें होती है वो कैसे करते हैं थ्रेसिंग, मतलब कि अनाज को और भूसे को अलग वो कैसे कर लेते हैं, विनोइंग। विनोइंग एक प्रोसेस होता है जिसको हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। विनोइंग मतलब होता है, हम हिंदी पे हमारे गाँव में बोला जाता है इसे ओसाना। मतलब कि जब हवा चलती है तो हम जब हवा चलती है, जब हम उसे ऊपर से गिराएंगे तो जो भूसे होती है वो उधर जाके गिर जाती है और अनाज जो कि वजनदार होती है वो वहीं पे जमीन पे गिर जाती है। तो आप फिगर के माध्यम से ज्यादा थोड़ा समझ सकते हैं। तो दिस इज विनोइंग। और विनोइंग मशीन आप देख सकते हैं यहाँ पे है, या हम मशीन से भी कर सकते हैं और हाथों से भी हम इसे कर सकते हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, तो इस टॉपिक में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। हार्वेस्ट फेस्टिवल मतलब होता है कि फसलों की कटाई के समय बहुत सारे त्योहार भी मनाए जाते हैं, जैसे कि पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवान्या एंड बिहू। इन्हीं को हम हार्वेस्ट फेस्टिवल्स कहते हैं। अब आखिरी पार्ट आता है इस चैप्टर का, स्टोरेज। हमने फसल तो उगा ली, उसको मैन्योर, फर्टिलाइजर सब मिला दिया, हमने मिट्टी को सही किया, हमने कटाई भी कर ली, अनाज भी हमने पा लिया। अब इसको हम रखें कैसे, कितनी सावधानी से हम इसे रखें। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इंपॉर्टेंट टास्क। किसी फसल को, हमारे जो उत्पादन है उसको संजो कर रखना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य होता है। इफ द क्रॉप ग्रेन्स आर टू बी कीप्ड फॉर लॉन्गर टाइम, अगर किसी भी अनाज को बहुत लंबे समय तक रखना है, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर। उन्हें नमी से, इंसेक्ट से, कीड़े मकोड़े से, रैट्स से, चूहों से और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा के रखना होता है। द फ्रेश क्रॉप्स हैज मोस्ट मॉइस्चर, जो ताजा ताजा कटी हुई फसल होती है उसमें ज्यादा नमी होती है। इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स, अगर जो ताजा ताजा कटी हुई जो अनाज है, आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, उन्हें बिना सुखाए हुए अगर हम रख दे, स्टोर करें, दे मे गेट स्पॉइल्ड, वो खराब हो सकते हैं, या अटैक्ड बाय ऑर्गेनिजम्स, या उन पे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, मतलब उन्हें उस फसल को खराब कर सकते हैं, उस अनाज को खराब कर सकते हैं, रखे हुए अनाज को। लॉसिंग देयर जर्मिनेशन कैपेसिटी, और वो खराब कर देंगे। इससे क्या होगा, जो वो सीड्स रखे गए हैं उनकी जर्मिनेशन कैपेसिटी, मतलब दोबारा उगने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है। हेंस बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन्स आर प्रॉपर्ली ड्राइड इन द सन। इसलिए ये जरूरी है कि किसी भी अनाज को रखने से पहले उसे पहले धूप में सुखा लिया जाए, ताकि उसकी नमी एकदम बिल्कुल पूरी तरीके से निकल जाए। और दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगी। और सुखाने से क्या होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगी इस पे अटैक नहीं कर पाते हैं। फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटेलिक बिन्स। जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इन अनाजों को कहाँ रखते हैं, ये देख रहे हैं आप, जूट बैग्स में
जो बोरे हैं उनमें रखते हैं, या मेटेलिक बिन्स जो लोहे के बड़े बड़े बीन्स होते हैं, डब्बे होते हैं, उनमें रखे जाते हैं। मेटेलिक बिन्स देख लीजिए आप क्या होता है। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलॉज और ग्रैनरीज। और अगर हमारे पास बहुत सारा अनाज है और उसे हमें रखना है तो ये किसमें होता है? सिलॉस। सिलॉस क्या है? ये देख रहे हैं आप, बड़े पैमाने पे स्टोरेज के लिए जो चीजें बनाई गई, इसी को हम सिलॉस कहते हैं। ग्रैनरीज मतलब हम बोलते हैं, हम इसको बोल सकते हैं जैसे गोडाउन टाइप का बोल सकते हैं, जिसमें बहुत सारा बोरे में ही रखकर पूरा अनाज रखा जाता है। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट्स, जिसे हम चूहों से और कीड़े मकोड़ों से हम बचा सकते हैं सिलॉज और ग्रेनरीज में रखकर अपने अनाज को। ठीक है। ड्राइड नीम लिप्स आर आल्सो यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। जो सूखे हुए नीम के पत्ते होते हैं ये भी हमारे घरों में यूज किए जाते हैं अनाज को बचाने के लिए। कैसे यूज किए जाते हैं? फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन इन बिग गोडाउन्स, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म। जो हमारे जो लोहे के डब्बे होते हैं उसमें हम अनाज भी डाल देते हैं, सीड्स डाल देते हैं, उसमें हम सूखे हुए नीम के पत्ते भी डाल देते हैं, ताकि नीम के पत्ते क्या होते हैं? एंटी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एंटी बैक्टीरियल होते हैं, जिससे बैक्टीरिया और फंगी उस पर अटैक नहीं कर पाते। लेकिन अगर वहीं हमें बहुत सारे अनाजों को स्टोर करना है तो उसे हम क्या रखते हैं? गोदाउन में रखते हैं, और गोदाउन में रखते टाइम हम उसमें केमिकल छिड़काव भी करते हैं ताकि उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगी, बैक्टीरिया अटैक ना कर सके, अनाज को खराब ना कर सके। अब देखिए यहाँ पे टेबल दिया गया है, जैसे मिल्क हमें किससे मिलता है? काऊ, बफेलो, सी गोट, फीमेल, इन सब से मिलता है। वैसे हमें 3 चीजें और भरनी है, और वो किन सोर्सेज से मिलती है वो हमें भरना है। तो दिस इज द होमवर्क फॉर यू। आप इसे कर लें तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर इसे कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा अगर आप इसे कर लें। आई विल बी वेरी प्लीज्ड। After completing this table, you must have seen that like plants, animals also provide us with different kinds of food. तो हम इस टेबल को जब भर लेंगे तो हमें पता चलेगा कि प्लांट्स, एनिमल्स भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हमें कई प्रकार के फूड, मतलब कि बहुत ही प्रकार के फूड और खाने की चीजें प्रोवाइड करते हैं। मेनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। कई लोग जो कि किनारे, समुद्र के किनारे, नदियों के किनारे रहते हैं, वो मछलियों को अपना मुख्य भोजन बना लेते हैं। इन द प्रीवियस क्लासेस, पुराने क्लासेस में हमने पढ़ा है कि द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, हम पौधों से भी अपना खाना पाते हैं। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड्स, सोइंग एक्सेट्रा। हमने इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि एक फसल को उगाने के लिए बहुत सारे प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जैसे कि सिलेक्शन करना, अनाज जो सीड्स होती है, जो बीज होती है उसका सिलेक्शन करना, उसको बोना, मिट्टी को ठीक करना, फर्टिलाइजर, मैन्योर मिलाना, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, कई सारी चीजें प्रक्रिया होता है जो एक फसल उगाने में काम आती है। सिमिलरली इसी प्रकार एनिमल रियर्ड एट होम और इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। इसी प्रकार जो जानवर हम घरों पे रखते हैं या अपने तबेलों में रखते हैं, उन्हें क्या होता है? उन्हें हम अच्छा खाना देना पड़ता है, प्रॉपर मतलब एक उचित खाना देना पड़ता है, उचित रहने के लिए जगह देनी पड़ती है, और उनका अच्छे से केयर करना पड़ता है। और जब यही चीज बहुत ही बड़ी मात्रा में किया जाता है, इसी को हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री की यहाँ पे आपको डेफिनेशन मिल गई। एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। व्हेन दिस इज डन ऑन लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर में तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और हमें बताइए। अगर हमें इंपॉर्टेंट लगेगा तो हम इसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो जरूर बनाएंगे। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको एग्जाम में जाने से पहले जरूर इनकी डेफिनेशंस पढ़ लेनी है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर, और यहाँ पे कुछ है आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दी गई हैं, आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की